वह सभी को धमकाता रहता था, सभी को झुकाया, सोवियत संघ को टुकड़ों में बांटा, ताइवान से तिब्बत तक केवल कब्जे की राजनीति किया, लाखों लाख कत्ल किए, सृष्टि में उपलब्ध हर प्राणी को आहार बना लिया, दुनिया को अपनी दुकान बना लिया। किसी ने कभी सीना तान कर उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसके किए अनीति का विरोध नहीं किया। पिछले 5 दशक यानी 50 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि हिमालय के पड़ोस से क्या सच में उसकी कनपटी को किसी ने निशाना बना दिया। अभी वह गाल सहलाने में लगा था कि चुनौतियों की झड़ी लग गई। जैसी झालरें वह बनाता है वैसी ही चुनौतियां उसके सामने भी हैं। इन चुनौतियों में गजब की चमक है। कन्फ्यूशियस से लेकर वर्तमान तक बीजिंग से बीजिंग बन चुके साम्राज्य की एक एक ईंट पहली बार हिलने लगी है। उसके 1-2 पालतू बकरों को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वे कहाँ खड़े हों। उनको भली प्रकार से मालूम है कि आका का संकट उनको गर्भवती कर चुका है और कुछ नन्हे नए राष्ट्र जन्म लेने वाले हैं। उसको भी पहली बार आभास हो रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी को चंदे और खैरात देकर 70 वर्षों से लीज की तरह इस्तेमाल होने वाला भारत अब वह नहीं रहा। यह नया भारत है जो अपनी सनातन परंपरा को नए ढंग से स्थापित करने में निपुण हो चुका है। इस भारत की सामरिक शक्ति के आगे कंफ्यूज्ड और साम्राज्यवादी कम्युनिज्म एक पल भी टिक नहीं सकता। भारत के भीतर दहाई में लोक प्रतिनिधित्व करने वाले एक दल को छोड़ दें तो पूरा भारत अपनी सरकार के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी, मायावती, अरविंद केजरीवाल और भारत की सामरिक राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे शरद पवार जैसे विपक्षी भी खुलकर सरकार के साथ हैं। भारत के केवल एक पट्टीदार को छोड़कर सभी पड़ोसी चुप हैं। नेपाल खुद प्रसव काल में है। स्वाधीन बलूचिस्तान पर सैन्य शक्ति से काबिज पड़ोसी भी प्रसव पीड़ा झेल रहा है। ताइवान और हांगकांग अलग रंग में हैं। जापान पहली बार खुलकर बोल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल जैसी शक्तियों को भारत के साथ खड़े होने में कोई संकोच नहीं। दुनिया में यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में विश्लेषित किया जा रहा है। युद्ध बहुत आगे की बात है। बात अभी इतनी है कि पहली बार चीन से कोई आंखें मिलाकर बात करने को तैयार है। यह गांधी और जिन्ना का संवाद नहीं है। जिन्ना जानते थे कि उनकी हर जिद के आगे गांधी झुकेंगे, क्योंकि झुकने के अलावा गांधी के पास कोई विकल्प था ही नहीं। लेकिन आज का भारत चीन के आगे झुकने वाला नहीं। जब वार्ता में पता हो कि ताकत कितनी है तो वार्ता के आधार और निहितार्थ बदल जाते हैं। ठीक है कि अभी भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ताएं चल रही हैं। ये वार्ता लंबी खिंच सकती है क्योंकि भारत आज सामरिक शक्ति में चीन से बहुत आगे है। चीन के सैन्य सामान और नाटी सैन्य टुकड़ियां लेह और सियाचिन जैसे युद्ध मैदानों में लड़ने के काबिल है ही नहीं। भला हो पाकिस्तान का कि उसके कारण भारतीय सेना को इस पिच पर लड़ने की आदत पड़ चुकी है। चीन यह सब जानता है। उसके घर में पहली बार विद्रोह की चिंगारी भी दिखनी शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी के एक पूर्व राजनेता ने स्वीकार किया है कि गलवान में चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। बीजिंग में अब कम्युनिज्म इतना कंफ्यूजन में है कि उसकी साम्राज्यवादी दृष्टि एक घटाटोप देखने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री का दिन में 4 बजे जनता को संबोधित करने के पीछे नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा भर मकसद नहीं है। नरेंद्र मोदी दुनिया को बता चुके हैं कि सालों साल बिना किसी आयात के वे भारत की जनता को भोजन कराने में सक्षम हैं। अब यह उन्हें सोचना है जो भारत की होली, दिवाली, तीज त्योहारों के बाजार से अपना कोष समृद्ध करते थे। अभी तो केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक है। नितिन गडकरी ने तो ऐलान ही कर दिया कि सड़क निर्माण के किसी काम में अब कोई चीनी कंपनी नहीं रहेगी। आगे देखते रहिए कम्युनिज्म का कंफ्यूजन।